So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलें, चाहे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बोलें, बात एक ही है। तो हम लोग अभी तक 2 वीडियो देख चुके हैं इसके, और हम लोगों ने देखा है कि एनिमल्स में किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है, एनिमल्स में किस तरीके का कंट्रोल होता है, उसमें कुछ नर्वस सिस्टम जैसा पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन के थ्रू उसमें कम्युनिकेशन वगैरह होता है। फिर हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन को समझा। ठीक है, कि किस तरीके से हमें जब इमीडिएट रिस्पॉन्स देना होता है तो किस तरीके से अंदर फंक्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, उसी कहानी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट में आखिर कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, तो फटाक से आ जाते हैं अपने हम टॉपिक पर कि आज हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। आज मेनली 3 टॉपिक देखने हैं, छोटे ही टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और तीसरा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखो, तुमसे हम बार बार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, और वही इन्फॉर्मेशन यदि तुम अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाओगे, डेंड्राइट के तरीके से यदि इन्फॉर्मेशन को एक्वायर नहीं कर पाओगे तो इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे, और जब उससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भाई साहब तुम्हारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। इस वजह से डेंड्राइट की तरीके से रिस्पॉन्स को एक्वायर करना सीखो। ठीक, तो चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ और लाइन बाय लाइन हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ठीक, Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body, but plants have neither a nervous system nor muscles. So how do they respond to stimuli? कह रहे हैं एनिमल्स के पास तो नर्वस सिस्टम था, मस्कुलर सिस्टम था, मसल्स था, जिसकी हेल्प से वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन हमारे प्लांट के पास ना तो मसल्स है और ना ही नर्वस सिस्टम है। तो आखिर फिर प्लांट में किस तरीके से रिस्पॉन्ड, प्लांट में किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरीके से उसकी कंट्रोलिंग पावर है, किस तरीके से वो किसी स्टिमुलाई मतलब किसी ऐसी चीज़ को देख करके कुछ रिस्पॉन्स करना। ठीक है, जैसे कि स्टिमुलाई को ये समझ लो, जैसे फूड है, फूड को देख करके यदि हमारा फेवरेट फूड है, भूख लगी है, तो फेवरेट फूड को देख करके हमारे मुंह में क्या आता है, सलाइवा आ जाता है, पानी आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड क्या है, एक स्टिमुलस है जो कि हमारी भूख को क्या कर रहा है, भूख को और प्रोवोक कर रहा है। ठीक, जैसे ही हमने उसको देखा मुंह में पानी आ गया। ऐसे ही क्या होता है, जब बहुत कुत्ते को देखो, कोई डॉग को देखो, और जब उसके सामने कुछ तुम बिस्किट्स वगैरह दिखाओगे तब उसके मुंह से भी सलाइवा निकलने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टिमुलाई के प्रति लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम सीखने चल रहे हैं कि आखिर प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है किसी भी स्टिमुलाई को देख करके। When we touch the leaves of छुई मुई, the sensitive और touch me not plant, ठीक है, छुई मुई को touch me not इंग्लिश में कहते हैं, of the mimosa family, they begin to fold up and droop। ठीक है, छुई मुई एक ऐसा प्लांट है जिसको तुम टच करोगे तो वो अपनी पत्ती को सिकोड़ लेगा, मतलब नाराज़ हो जाती है, बिल्कुल वो चाहती है कि मुझे कोई टच ना करे, इसी वजह से टच मी नॉट प्लांट है उसका। When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up into the air. What happens? तो छुई मुई के केस में ऐसा क्या हो गया, वो किस तरीके से अपने पूरी लीव्स को कंट्रोल किया, या फिर किसी भी सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं, उसे उगाते हैं, तो उसके जो शूट है वो ऊपर की तरफ जाता है और रूट जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्या उसमें कोई पैटर्न है मूवमेंट का, या फिर ऐसे ही।
Firstly, the leaves of sensitive plant move very quickly in response to touch. In response to touch. There is no growth involved in this movement. कह रहे हैं छुई मुई को हमने टच किया तो उसने अपनी पत्तियों को क्या कर दिया, सिकोड़ लिया। तो इसमें क्या कोई ये जो मूवमेंट हुआ, क्या इसमें कुछ ग्रोथ हुआ? तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाई ग्रोथ। दूसरी तरफ जो सीड हमने जर्मिनेट किया उसमें शूट सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ गया। शूट में तो स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, लीव्स ये सब आती हैं, और नीचे रूट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रूट रहती है। If it is prevented from growing, it will not show any movement. So plants show two different type of movement, one dependent on growth and the other independent of growth. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट कितने प्रकार का मूवमेंट दिखाते हैं। प्लांट टू टाइप्स का मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ पे डिपेंड है, मतलब वो अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। जिस तरीके से सीड जब जर्मिनेट होता है तो शूट सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और रूट सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ की वजह से इसमें मूवमेंट हो रहा है। दूसरा छुई मुई का केस ले लो, उसको तुमने टच किया और उसने मूवमेंट कर दिया। ये मूवमेंट जो हुआ है ग्रोथ की वजह से नहीं हुआ है। ठीक, तो मूवमेंट प्लांट में दो टाइप के होते हैं। अब अपना दूसरा टॉपिक आज का, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस वही है जो स्टिमुलाई। ठीक, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब कि स्टिमुलस हमें दिखाई दिया, कोई चीज़ दिखाई दी और उसके प्रति हमने कुछ रिस्पॉन्स कर दिया, वो भी इमीडिएट। जिस तरीके से जब हमारा हाथ टच हो रहा था किसी गर्म पतीले पर, तो तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा था। इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा था कि हम अपने हाथ डाले रहे थे। उसी तरीके से टच मी नॉट प्लांट जो है ये भी इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कैसे दे रहा है देखते हैं। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज, कहाँ जा रहा है? Let us think about the first kind of movement such as that of the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. But there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? कह रहे हैं हम लोग पहले केस पे आते हैं जिसमें हम लोग सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट प्लांट या फिर छुई मुई प्लांट, कोई भी कुछ भी कह सकते हो। तो जैसे ही हमने उसको टच किया, यहाँ पर कुछ ग्रोथ की वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसने अपनी लीव्स को क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको सिकुड़ा दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमारे प्लांट के पास ना ही कोई नर्वस टिश्यू है, ना ही कोई न्यूरॉन वाला सिस्टम है, ना ही कोई मसल्स है। तो आखिर ये कैसे हो गया कि हमारी जो पत्तियां हैं वो क्या हो गई, वो सिकुड़ गई। कुछ इस तरीके से यहाँ देखो फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एकदम फैली हुई हैं और जैसे इसको टच किया ये क्या कर दी, अपने लीव्स को एकदम सिकुड़ा दी, जैसे मुरझा गई हो एकदम। उसी के बगल में इसको नहीं छुआ गया है तो देखो किस तरीके से ये फैली हुई है। आगे चलते हैं, ये क्यों हो रहा है देखते हैं। If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. कह रहे हैं यदि हम थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे प्लांट को जहाँ हमने टच किया, प्लांट को हमने जहाँ पर टच किया उसका मूवमेंट उससे थोड़ा सा हट के हुआ, ठीक है। जहाँ पर हमने टच किया वहाँ पर सिकुड़न पहले नहीं हुई, पहले सिकुड़न कहीं और हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके वो उस पॉइंट पर आई, ठीक। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो अंदर बातचीत हुई होगी। ये टच जो हुआ ये कम्युनिकेट हुआ होगा अंदर।
द प्लांट ऑल्सो यूजेज, अब यहाँ देखो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue in plants for the conduction of information। तो कह रहे हैं वहाँ पर भी कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स हम लोग देख रहे थे ना अपने एनिमल्स वाले, जब वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा था, तो कह रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स ये लोग यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए सेल टू सेल, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं होता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स some cell must change shape in order for movement to happen. Instead of the specialized proteins found in animal muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shapes. भाई साहब हमारे एनिमल वाले सेल में जब एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, या तो फैल रहा है मसल्स या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, चिपक जा रहा है मसल्स, देखे थे हम लोग। उसी तरीके से यहाँ पर भी भाई वहाँ पर तो प्रोटीन का अमाउंट कम ज़्यादा करके वो क्या करता है अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। यहाँ पे प्रोटीन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं हमारे लीव्स में जो वाटर रहता है, वाटर की हेल्प से वो कभी वो श्रिंक करती है, कभी स्वेलो कर जाती है, कभी वो फूल जाती है। इस तरीके से हमारा जो सेकेंड टॉपिक था आज का वो क्या था, वो कंप्लीट हुआ। क्या था? इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के प्रति इमीडिएट रिस्पांस हमारा लीव्स कैसे करता है, तो यस इसमें भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्सेस होते हैं, ये भी इस तरीके का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, इसके पास मसल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास होता है प्रोटीन की जगह वाटर, जिसको ये लोग क्या करते हैं उसकी अमाउंट, वाटर का अमाउंट बढ़ा करके ये क्या करते हैं एक्सपैंड कर जाते, स्वेलो कर जाते हैं, स्वेलो, ठीक है, मतलब स्वेल हो जाता है मतलब फूल जाते हैं, और उसकी अमाउंट घटा करके ये श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट ये लोग करते हैं, ठीक है। ये तो पहला मूवमेंट हो गया कि जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरे मूवमेंट में आते हैं जिसमें प्लांट ग्रोथ कर रहा है। दो प्रकार के मूवमेंट हमारे प्लांट करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ आज का लास्ट टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बहुत सारे तुम्हें हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे और वो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो ये भी सब रहेगा, इसको तुम्हें लिखना है कॉपी में, ध्यान रखना। इसमें से जो भी जितना भी अभी पढ़ाएं तुम्हें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया, जैसे कि प्लांट्स हमारे दो तरीके का मूवमेंट करते हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड नॉन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है, और स्टिमुलस के प्रति कैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख करके भेजना है। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स like the pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils। अगर तुम प्लांट में पी को देखे होगे, मटर के प्लांट को देखे होगे, तो देखते होगे इसके पास कुछ टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स मतलब लताएं होती हैं, इस तरीके से कुछ मतलब ऐसे बगल क्या निकले रहती हैं, लताएं निकले रहती हैं। तो लताएं क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ करके ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, ठीक है, जैसे क्लाइंबर्स वगैरह का, क्लाइंबर्स अगर देखे होगे एक आध प्लांट क्लाइंबर्स के, तो उसमें तुम्हें ये दिखेगा जैसे लौकी वगैरह का प्लांट होता है। These tendrils are sensitive to touch। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो लताएं होती हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। तो ये टेंड्रिल बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तुम्हें बताया टेंड्रिल का काम होता है चीज़ों को पकड़ करके प्लांट को और ऊपर बढ़ाना। तो ये टेंड्रिल जिस भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आ जाती हैं, उसके बाद ये टेंड्रिल क्या होती हैं और ग्रो उतनी तेज़ी से नहीं होती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आई, कांटेक्ट में आई, मान लीजिए टेंड्रिल यहाँ पहुँची और यहाँ पर इसको टेंड्रिल को, इस पेन को क्या कर ली, जकड़ ली और प्लांट आगे बढ़ गया। तो यहाँ वाला जो टेंड्रिल इसको पकड़ा हुआ है, अब ये टेंड्रिल कम ग्रो होगा,
ये लता कम ग्रो होगी, इसका जो ग्रोथ है वो उतनी रैपिड तरीके से नहीं होगा। और जो इसके आगे टेंड्रिल है, जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ी नहीं है, उसका ग्रोथ ज़्यादा तेज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इसने टेंड्रिल ने स्पेंड को टच कर लिया तो ये सेंसिटिव बहुत होती है टेंड्रिल, तो ये अब ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रही है। ठीक, यही लिखा हुआ है। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड थस क्लिंग टू इट। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कह रहे हैं कि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इमीडिएट मूवमेंट जैसा एनिमल्स करते हैं उस तरीके से स्टिमुलाई को देख करके इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ये थोड़ा सा धीमे मूवमेंट करते हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिधर इनको स्टिमुलस दिखता है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं धीरे धीरे। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कह रहे हैं ये जो ग्रोथ है ये डायरेक्शनल दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि प्लांट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इसको एक एक्टिविटी करके हम लोग समझते हैं। आ जाओ एक्टिविटी। फिल अ कोनिकल फ्लास्क विद वाटर, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मैश। कह रहे हैं एक कोनिकल फ्लास्क लो, ये कोनिकल फ्लास्क है, और इसके माउथ को क्या कर दो, वायर से एकदम बांध दो, वायर से एकदम अच्छी तरीके से बांध दो। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन वायर मेश। और क्या काम करो कि इसमें तुम क्या करो, कुछ सीड्स डाल दो। सीड्स जो एकदम फ्रेश हैं, अच्छे हैं, उसको डाल दो यहाँ पर, जो थोड़ा बहुत जर्मिनेट हो गए हैं, मतलब उसमें रूट और शूट सिस्टम दिखने लग गया है। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जो कि एक साइड से ओपन हो। तो देखो कार्डबोर्ड बॉक्स है जो कि इधर से ओपन है। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। विंडो से लाइट इस तरीके से हमको कार्डबोर्ड को अरेंज करना है कि जो कार्डबोर्ड का ओपन पार्ट है वो सन की तरफ डायरेक्ट करे। After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bend towards light and the roots away from light. कुछ दिनों बाद देखोगे जो शूट सिस्टम है हमारा, जो ये शूट सिस्टम है, ये क्या है, ये लाइट की तरफ बेंड होता जा रहा है, और जो रूट्स है, जो हमारा रूट सिस्टम है, वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ में आया? शूट सिस्टम किधर मूव कर रहा है, जिधर लाइट है, और रूट सिस्टम मूव कर रहा है जिधर लाइट नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट एंड द रूट्स टूवर्ड्स लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन द कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। कह रहे हैं आप क्या करो, उस कोनिकल फ्लास्क को उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। अब जो शूट सिस्टम है उसको इस तरीके से करो कि वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रहे और रूट लाइट की डायरेक्शन में रहे। हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। तो क्या अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी? तो बिल्कुल फिर से हो जाएगी। जो शूट है वो हमेशा हमेशा भागने की कोशिश करेगा लाइट की तरफ, तो वो कुछ जिग जैग बन जाएगा, हमारा प्लांट जिग जैग तरीके का बन जाएगा। आर देयर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ? तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, फिर से वापस से शूट जो है हमारा प्लांट की तरफ जाने की कोशिश करेगी और रूट लाइट के अवे। What can be conclude from this activity? तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो सनलाइट को देख करके उसी की तरफ भागने की कोशिश करता है। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रोथ की वजह से हो रहा है। Environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plant parts grow in. These direction or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it. कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्लांट के मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं। प्लांट या तो स्टिमुलस के टुवर्ड्स जाता है, स्टिमुलस की तरफ जाता है, या तो स्टिमुलस से अवे जाता है। ठीक, और यहाँ पर अभी हमें 2 स्टिमुलस बता दिए गए हैं। पहला तो सनलाइट स्टिमुलस हो गया और दूसरा हो गया ग्रेविटी।
यहाँ पर एक ग्रेविटी भी स्टिमुलस दे रही है। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जो फोटो की वजह से हो रहा, मतलब लाइट की वजह से ऐसा मूवमेंट हो रहा है, उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कह रहे हैं। फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो, लाइट की तरफ, ट्रॉपिक मतलब तरफ, लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। Shoots respond by bending towards light, while roots respond by bending away from it. How does this help the plant? तो कह रहे हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में हमारा शूट सिस्टम लाइट की तरफ भागने की कोशिश रहती है उसकी, और रूट सिस्टम लाइट के अवे। तो ऐसा इससे क्या हमारे प्लांट को हेल्प मिलता है? तो इससे प्लांट में एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है भाई, मान लो रूट जिधर शूट भाग रहा है उधर रूट भी भागने लग जाए, तब हमारा प्लांट बैलेंस नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक जब जा रहा है लाइट की तरफ तो दूसरा अवे फ्रॉम द लाइट, तो हमारे प्लांट का बैलेंस भी बना रहता है, इससे प्लांट को हेल्प मिलती है। यहाँ पर देखो प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। इस वाले फिगर में देखो जियोट्रॉपिज्म दिख रहा है कि हमारा जो गमला है, गमले के जो रूट्स है वो ग्रेविटी की तरफ जा रही हैं, वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, और जो हमारा शूट सिस्टम है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे, रूट को कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, और शूट को बोलेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी की तरफ होने वाला मूवमेंट। ठीक है, तो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिवली, और ग्रेविटी के अपोजिट हो रहा है तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। Plants show tropism in response to other stimuli as well. The roots of a plant always grow downwards, while the shoots usually grow upwards and away from the earth. वही बात कह रहे हैं कि जो रूट्स है वो हमेशा अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है, लेकिन जो हमारा शूट सिस्टम है वो अर्थ के अवे करता है, वो ऊपर की तरफ जाता रहता है। This upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of earth or gravity is obviously geotropism, और इसी को हम लोग जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। If hydro means water and chemo refers to chemicals, what would hydrotropism and chemotropism mean? तो भाई साहब, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ट्रॉपिज्म मतलब एक स्टिमुलस जिसके अपोजिट डायरेक्शन या फिर सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट करे। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या हो जाएगा? जिस तरीके से जियोट्रॉपिज्म था उसी तरीके से हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर स्टिमुलस हमारा पानी रहेगा, पानी को देख करके यदि कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। केमोट्रॉपिज्म केमिकल की वजह से यदि कोई मूवमेंट हो रहा है हमारे प्लांट में तो उसको केमोट्रॉपिज्म कहेंगे। एकदम सिंपल सा है। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? क्या हम हाइड्रोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिज्म का कोई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं? तो ये तुम्हारा काम रहेगा, या तुम्हारा काम रहेगा कि ये बताना कि केमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म से क्या कोई हम मूवमेंट देखते हैं अपने आसपास कि नहीं देखते हैं प्लांट में। One example of chemotrophism is the growth of pollen tubes towards ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive processes of living organisms. ठीक है, इसके बाद वाला साइड चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि केमोट्रॉपिज्म में एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब पॉलन ट्यूब्स का ग्रोथ ओव्यूल्स की तरफ होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ जाओ, पॉलन ट्यूब्स हमारे मेल कैटेगरी में आता है और ओव्यूल्स हमारे फीमेल कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब्स का मूवमेंट होता है ओव्यूल्स की तरफ। ये क्या है? एक केमिकल केमोट्रोपिज्म है। ठीक है, क्यों मूवमेंट हो रहा है हमारे प्लांट में? केमोट्रोपिज्म की वजह से, कुछ केमिकल यहाँ पर बात है। ठीक बात, आगे चला जाए। Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day or night, on the other hand, is quite slow. Growth-related movement of plants will be even slower. कह रहे हैं, फिर से हम उसी बात पे आते हैं कि आखिर हमारे प्लांट में कम्युनिकेशन कैसे होता है। कह रहे हैं अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ देखी
छुई मुई वाला देखा, टच मी नॉट प्लांट, उसको जैसे हमने टच किया उसमें रिस्पॉन्स क्विक था, तुरंत ही रिस्पॉन्स देखने को मिला। लेकिन सनफ्लावर है, ये लाइट को देख करके मूवमेंट जो इसका होता है ये स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। और कह रहे हैं ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। इवन इन एनिमल बॉडीज़, even in animal bodies there are carefully controlled directions to growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. कह रहे हैं एनिमल बॉडीज़ में भी जो मूवमेंट का, जैसे हमारी ग्रोथ का जो भी डायरेक्शन है, हमारी उंगलियों का निकलना, तो ये क्या है, एक इसका फिक्स पाथ है कि कितना निकलेंगी, कितनी बड़ी होंगी, किस तरीके से मूवमेंट करेंगी, किसी का हैप्पहैज़ार्डली नहीं होता है, मतलब कि लीग से हट करके कोई काम नहीं होता है एनिमल के बॉडी में। जो भी होना है एक फिक्स उसका पाथ है, जैसे आर्म्स हमेशा यहीं से निकलेगी, ठीक है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा वो भी डेफिनिट है। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. तो कह रहे हैं जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं मतलब जिससे हमें पता है कि कैसा होगा, तो वो क्या होता है, स्लो और फास्ट दोनों हो सकते हैं, स्लो और फास्ट दोनों हो सकते हैं। और यदि स्टिमुलाई को देख करके फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मतलब जो कम्युनिकेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बहुत रैपिड रेट से हो रहा है। और यदि हमारा स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स धीमे हो रहा है, इसका मतलब अंदर जो कम्युनिकेशन वाला वायर है वो बहुत ही धीमे वर्क कर रहा है, धीमे वर्क कर रहा है, ठीक है। और यदि हमें स्टिमुलस, हम ये देख रहे हैं प्लांट स्टिमुलस को देख करके बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब कम्युनिकेशन की लाइन एकदम स्ट्रांग है, भली चंगी है। आगे Electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitation to the use of electrical impulses. कह रहे हैं इसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी मीन्स पाई गई हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं। बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कुछ लिमिटेशन दिए हुए हैं। देखो एकदम सिंपल सा लग रहा है एनसीईआरटी, लेकिन बीच में कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लोग। फर्स्टली, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, nor each and every cells in the animal body. कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहीं कवर करता है, वहीं वर्क करेगा जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होंगे, ऐसे सेल्स में वर्क करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्ट रहेंगे। दूसरा ये लिमिटेशन है। सेकेंडली, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. मतलब कि दूसरा लिमिटेशन ये है कि कोई इम्पल्स आया वो सेल में है, तो अब दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल तभी ले पाएगा जब पुराने इम्पल्स को रीसेट करेगा, पुराने इम्पल्स को क्या करेगा, रीसेट करेगा, तब जाकर के दूसरा इम्पल्स वो ले पाएगा। मतलब पहली इन्फॉर्मेशन को अपने में से निकालेगा, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन लेगा। तो ये लिमिटेशन ही तो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, ठीक है। पहली इम्पल्स कि ये वहीं पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाती हैं जहाँ पर नर्वस टिश्यूज़ मिलती हैं, वहीं पर ये जाएंगे। ऐसे सेल्स जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं वहीं पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच करेगी। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि सेल क्या होता है, यदि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आई हुई हैं तो पहले उसको क्या करेगा, उसको रीसेट करेगा, फिर जाकर के दूसरी इम्पल्सेस लेगा। तो ये दो लिमिटेशन हो गई इसकी। इन अदर वर्ड्स, cells cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. तो इसी वजह से ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की जगह केमिकल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन बन सकता है कि वाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू द केमिकल कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो यही दो लिमिटेशन यहाँ पर बता देना। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, कंसंट्रेट रहो भाई। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cells. If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. अब यहाँ पर बता रहे हैं कम्युनिकेशन किस प्रकार का हो रहा है। तो पहली बात, केमिकल कम्युनिकेशन यूज करेंगे, और जो स्टिमुलेटेड सेल्स रहता है ये केमिकल कंपाउंड क्या करता है, रिलीज करता है। और ये क्या करता है, केमिकल कंपाउंड जो रिलीज हुआ ये सभी पार्ट में जाकर डिफ्यूज होता है, सभी पार्ट के पास जाता है। ठीक बात। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन एंड इट कैन बी डन स्पीडली एंड परसिस्टेंटली। ये जो मूवमेंट हो रहा है, इंफॉर्मेशन का लेना देना हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले में तो तेजी से होता है, लेकिन हमारा प्लांट यूज कर रहा है केमिकल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टिमुलेटेड सेल है जिस पर हम टच कर रहे हैं, जिस पर हमने टच किया, वो क्या करता है, वहाँ से केमिकल कंपाउंड क्या करता है, डिफ्यूज करता है, और वो सभी पार्ट में जा करके कम्युनिकेट करता है कि भाई साहब हुआ क्या। ठीक, तो ये स्पीडली होता है, बहुत धीमे धीमे होता है। These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect. ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का यही क्या है, इसका पाथ है। केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं अपने पूरे के पूरे प्लांट को। ठीक है, इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी जाती है। कुछ प्लांट ये मूवमेंट जल्दी कर लेते हैं, कुछ प्लांट थोड़ा सा धीमे करते हैं। Different plant hormones help to coordinate growth, development and responses to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. तो अलग अलग प्लांट अलग अलग तरीके से सिंथेसाइजेशन करेंगे, लेकिन सबका फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही रहता है कि हमारा जो स्टिमुलस है, जो हमारा स्टिमुलेटेड सेल्स है, वहाँ से केमिकल कंपाउंड डिफ्यूज होगा और सभी पार्ट में जा कर के वहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर, एक्टिविटी 6.2। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। जो हम लोगों ने 6.2 में एक एक्टिविटी की थी, तो उसमें जो टिप है, हमारे शूट का जो टिप है, वहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, AUXIN। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन है, उसका सिंथेसाइज हो रहा है, वो सिंथेसाइजेशन हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। तो हमारे प्लांट की सेल को वो हेल्प कर रहा है और लंबा होने के लिए। तो हमारा प्लांट क्या हो रहा है, देख रहे हो, उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो हमारे प्लांट के जो शूट का टिप होता है, वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। जब वो स्टिमुलस देखता है सन को, तो सिंथेसाइजेशन शुरू हो जाता है और वहाँ से केमिकल कंपाउंड छूटता है, पूरी बॉडी में जाता है प्लांट के, और प्लांट क्या होता है, ग्रो करना शुरू करता है। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. जब इस तरफ से मान लो सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पर मान लो सूट का टिप है, यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन है। तो जब ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूज होगा तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूज होकर के प्लांट के निचले शेडी रीजन में जाएगा। This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light. Thus the plant appears to bend towards light. तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है, ये प्रोसेस जो हुआ ये देखने को मिलता है कि हमारा जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो गया। Another example of plant hormone are gibberellins. Gibberellins which like oxygen help the growth of the stem. ठीक है, तो गिबेरलिंस क्या होगा, हमारे स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
Cytokinins promote cell division and it is natural then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and seeds. तो हमारा जो साइटोकिनिन्स है ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, इसको सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। अब सेल डिवीज़न कहाँ होगा? जहाँ हमें नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे फ्रूट्स, सीड्स। तो यहाँ पर सेल डिवीज़न कराने का रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है वो है साइटोकिनिन्स। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिए, ऑक्सिन के बारे में, गिबेरलिंस के बारे में, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने साइटोकिनिन्स के बारे में। तीनों के फंक्शन भी पढ़ लिए। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, कह रहे हैं ये सब जो हार्मोन्स थे ये हेल्प कर रहे हैं, तीनों हार्मोन हेल्प कर रहे हैं लगभग हमारे प्लांट की ग्रोथ में। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं प्लांट के पास जो कि इनकी ग्रोथ को प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं। भाई साहब, अगर प्लांट के पास रोकने वाला वो क्या कहते हैं केमिकल ये ना होता, हार्मोन ना होता, तो बस आगे ही आगे बढ़ता चला जाता। ठीक है, वो रुकता ना, वो तो ग्रोथ करता ही चला जाता। But plants also need to signal to stop growing. Abscisic acid is one example of a hormone which inhibits growth. Its effects include wilting of leaves. ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है ये भी एक टाइप का हार्मोन हमारे प्लांट में पाया जाता है जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, और इसी की वजह से लीव्स जो होती हैं मुरझाती हैं। क्या होती हैं? मुरझाती हैं, लीव्स खराब होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही नई चीज़ें सीखने को हमें मिली हैं। अब तुम्हारा इंटरेस्ट क्वेश्चन आता है। तो भाई साहब, जितना हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि हमको पढ़ना है, समझना है, वो हमने कवर कर लिया। ठीक, तो अब तुम्हारे पास काम क्या रहेगा? जितना हमने पढ़ाया है भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है कि रीडिंग कर लेना। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है तुमसे कि रीडिंग कर लेना, वरना हमारे भरोसे तुम रहोगे कि सर ने रीडिंग कर दी है, एक बार काम हो गया, तो नहीं होने वाला है। रिजल्ट ख़राब कर बैठोगे और फिर पछताओगे बाद में कि सर जी ये क्या हो गया, पढ़ा तो इतना अच्छा लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो रीडिंग करो और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसको अपनी कॉपी में लिख लो बच्चा। ठीक, तो इतना काम कर लेना। इंटेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, वो तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन अभी रहने दो, पुराना इंटेक्स्ट आज देखेंगे तुम्हारा, आज वाला कल देख लिया जाएगा। ठीक, तो इतना काम तुम्हारा रहेगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन शायद बचा हुआ है तो वो भी कर लेना। ठीक, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।